नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक वेरी रिसेंट जजमेंट आई है जो कि 3 मई 2024 को आई है और ये क्रिमिनल अपील नंबर 2379 ऑफ 2024 जो कि अराइजेस विद स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 4912 ऑफ 2022 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर का ये केस है। तो ये एक पहली ऐसी जजमेंट होगी जिसमें हस्बैंड को जो 498 की जो धारा लगी थी उसका वो अगर वो जो क्वेश्चन के लिए जब वो हस्बैंड गए थे तो उनकी जो क्वेश्चन है वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो शायद पहली बार होगा जो अपील है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। तो इसमें हस्बैंड को जो 498 की जो प्रोसीडिंग्स थी वहां से हस्बैंड को रिलीफ मिला है। ये शायद एक पहली जजमेंट होगी क्योंकि इससे पहले भी कई जजमेंट्स आई हैं, जैसे प्रीति गुप्ता की जो जजमेंट थी जो कि 2010 में आई थी और गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट थी जो 2012 में आई थी और अरनेश कुमार की जजमेंट थी वो 2014 में आई थी। तो ऐसी कोई जजमेंट में हस्बैंड को कोई रिलीफ नहीं मिला था। डायरेक्टली जो प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश जो है प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया गया था। तो ऐसी कोई जजमेंट शायद कोई रिकॉर्ड में नहीं होगी। अगर जो भी जजमेंट्स आती हैं वो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे ही आती हैं, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। और जो कि प्रीति गुप्ता की जो जजमेंट थी वो भी एक सिस्टर थी और गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट थी उसमें भी ब्रदर और सिस्टर्स थे, उन्होंने क्वेश्चन के लिए आगे गए थे। और अरनेश कुमार की जो जजमेंट थी उसमें जो है एंटिसिपेटरी बेल से मतलब रिलेटेड थी और उसके बाद भी सब्सिक्वेंट कई जजमेंट्स हो रही हैं। वो उसमें भी जो रिलेटिव्स थे उन्हीं को ही जो है वो रिलीफ मिला था। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड की जो अपील है उसको एक्सेप्ट कर लिया था और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल की जो जजमेंट का जो एक सब पार्ट 6 था उसको इन्होंने यहाँ पर कोर्ट किया था कि अगर चाहे कॉजनेबल ऑफेंस बनता भी होगा तो भी अगर ये कोई प्रोसीडिंग्स है, अगर कोई मैलिशियस इंटेंशंस के साथ फाइल की गई हैं तो इसमें भी प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वैश की जा सकती हैं। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल की जो जजमेंट थी उसका एक पॉइंट था, वो हम जजमेंट में देखेंगे वो क्या था रेफरेंस, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए हस्बैंड को रिलीफ दिया है। इस जजमेंट में काफी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिया जो कि काफी जो है एक मींस काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं और जो लोग प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं अभी जिनकी जो क्वेश्चन पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हैं हाई कोर्ट्स में, ये जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं और अपनी जो है एप्रोप्रिएट रिलीफ ले सकते हैं अगर इसके जो फैक्ट्स हैं वो मैच करते हो तो। लेकिन इस केस में यहाँ पर हम देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हस्बैंड ने पहले एक डिवोर्स की पिटीशन थी वो फाइल की थी लेकिन वो विड्रॉ कर ली थी। साथ में जो हस्बैंड के जो मतलब मदर इन लॉ है मींस जो वाइफ की जो मदर इन लॉ है उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी लगाया था, लेकिन यहाँ पर वाइफ ने जो 2 साल के बाद जो है वो एफआईआर फाइल की थी। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये एफआईआर है वो एक तरह की काउंटर ब्लास्ट एफआईआर है और साथ में जब चार्जशीट जब फाइल की थी तो एंटायर फैमिली मेंबर्स के नाम थे जिसमें मदर, फादर और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का भी नाम था, लेकिन चार्जशीट में सबको मींस उनके नाम नहीं, मींस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उनमें ये पाया कि जो केस बाकी रिलेटिव्स के ऊपर बनता नहीं है तो इसे हस्बैंड के ऊपर छोड़ के बाकी सबको जो है उनका चार्जशीट से नाम हटा दिया गया था। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर इसमें एरर मींस अगर कुछ मैलिशियस इंटेंशंस के साथ नहीं फाइल की गई होती है कंप्लेंट एफआईआर तो फिर चार्जशीट में से नाम जो है वो क्यों हटाया गया। तो ये भी एक मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कंसिडर किया है और यहाँ पर फिर बाद में फाइनली ये भी कहा है कि काफी जो लॉ है वो अब्यूज हो रहा है और जो अब एक नया कानून मींस इंडियन पीनल कोड को हट के 1 जुलाई
2024 से एक भारतीय न्याय संहिता आ रही है और उसमें जो सेक्शन 85 और 86 है, जो कि 498 का जो अब सेक्शन है उसे जो है 85 और 86 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जजमेंट को जो लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के सामने भी ये रखा जाए और ताकि इसको रीलुक किया जाए उस सेक्शंस को कि ये सेक्शंस को काफी ज्यादा अब्यूज हो रहा है, जो मिसयूज हो रहा है, तो इसको ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एक रजिस्ट्री को डायरेक्शंस दिए कि वो आगे प्लेस करे। और सेक्शन 85 था जो कि 498 है और जो एक्सप्लेनेशन जो है 498 का वो 86 के अंदर डाल दिया गया है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि वो 85 86 में नथिंग, कोई नया कुछ नहीं है, बल्कि एक्सप्लेनेशन को सेक्शन 86 में कर डाल दिया गया है, सेपरेट सेक्शन में डाल दिया गया है। तो आइए हम इस जजमेंट के कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि आप इस चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जजमेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ताकि वो जो भी प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं और उनके जो फैक्ट्स हैं वो मैच कर रहे हैं इनके साथ, जो लीगल ऑप्शन जो पॉइंट्स हैं उनके साथ मैच कर रहे हैं, तो ये अपनी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जाके वो अपनी एप्रोप्रिएट रिलीफ और रेमेडीज ले सकते हैं। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। तो क्या कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो और जजमेंट के ऊपर एंड तक बने रहिए इस पे। तो देखिए यहाँ जो पहले ये बताया कि ये जजमेंट जो है वो मींस जो स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की गई थी, वो हाई कोर्ट का पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई थी 5 अप्रैल 2022 में, जो कि क्रिमिनल मिसलेनियस मेन जो पिटीशन थी, क्रिमिनल मेन पिटीशन थी जो 2022 की, वो अपीलेंट की हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, डिसमिस कर दी थी। और ये चार्जशीट जो आई थी मींस चार्जशीट को क्वैश करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। और चार्जशीट की जो तारीख थी वो 13 अक्टूबर 2021 की थी, जिसमें हस्बैंड के अगेंस्ट में 323 जो कि सिंपल हर्ट होता है, पनिशमेंट फॉर द सिंपल हर्ट है, 406 जिसकी पनिशमेंट फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, 498A जो क्रूरल्टी कास्ट टू द मैरिड वुमन है, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो चार्जेस हैं उसको क्वैश करने से मना कर दिया था, मींस डिक्लाइन कर दिया था, जो कि अराइजेस हुई थी चार्जशीट में। एक FIR जो फाइल की गई थी वो मींस जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, वाइफ है, उन्होंने फाइल की थी हिसार में। और अब यहाँ पे जो फैक्ट्स क्या थे देखिए, FIR के ऊपर बताया गया क्या थी। FIR को यहाँ पर पैरा नंबर 3 में रिप्रोड्यूस किया गया है और FIR फाइल की गई थी 2021 में फाइल की गई थी। और यहाँ पर उन्होंने जो मींस जो कंप्लेनेंट है, जो वाइफ है, उन्होंने यहाँ पर मींस जो हस्बैंड की जो यहाँ पर मींस अपीलेंट की जो वाइफ है, उन्होंने यहाँ पे एक जो अपनी जो एलिगेशंस हैं FIR में बताई थी। उन्होंने बताया था कि मैरिज के दौरान 30 लाख रुपए एंगेजमेंट सेरेमनी में खर्च किए, फिर फर्नीचर, ज्वेलरी, क्लोथ्स और अदर आइटम्स भी दिए। फिर इसके बाद वो शिफ्ट हो गए दिल्ली में और यहाँ पर फिर मैरिज के बाद वो मैट्रिमोनियल हाउस में गई और अक्यूज्ड पर्सन ने टॉन्ट किया और फिर मींस एलिगेशंस थी वो लगाई गई हैं। और फिर इसके बाद ये बताया कि जो अननेसेसरी डिफेक्ट्स, जब वो खाना बनाती थी तो उसके खाने में भी डिफेक्ट्स निकालते थे। फिर अक्यूज नंबर जो 3 है, जो मदर इन लॉ है और वो मींस 7 बजे चली जाती थी और उसके बाद वो हाउस होल्ड वर्क थी वो काम करती थी। अक्यूज नंबर 4 सिस्टर इन लॉ को बनाया था और वो भी एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। और अक्यूज नंबर 1 के ऊपर और सीरियस एलिगेशंस गए थी, अल्कोहलिक हैं। और अक्यूज नंबर 5 जो है उनको ब्रदर इन लॉ जो है वो रिसाइड करते हैं दिल्ली में, वो भी आते थे और उनको भी अब्यूजेस जो है वो करते थे। तो ये सारी FIR के जो कंटेंट्स हैं वो बताए थे। और फिर साथ में बताया वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करती हैं और उसके बाद सारी सैलरी भी ले लेते थे उनसे। तो ये सब FIR के जो कंटेंट्स थे ये सब यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में रिप्रोड्यूस किया गया है। और फिर बाद में बताया कि कोविड हुआ तो फिर वहाँ पे वो दूसरी जगह चले गए, अपने माइनर सन के साथ चले गए, वो उस घर में काफी दिन तक नहीं आया और जाते समय वाटर सप्लाई और टीवी कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर गए थे। तो ये सब एलिगेशंस थी। अब यहाँ पर बताया कि FIR पढ़ने के बाद अपीलेंट, यहाँ पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि अपीलेंट जो है हस्बैंड है और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने डॉवरी की डिमांड की थी, FIR जो कहती है, और उसकी वजह से फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा हुआ। और जो FIR में बताया गया है कि एक लार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी था वो खर्च किया गया था और स्त्री धन भी अपीलेंट और उनकी फैमिली को दे दिया गया था। और मैरिज के बाद वो अपीलेंट और उनकी फैमिली ने हरास करना चालू कर दिया था कि वो एक वाइफ के तौर पे और डॉटर इन लॉ के तौर पे काम नहीं कर मींस अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रही हैं
और प्रेशराइज किया था डॉवरी के लिए, और फिर साथ में बताया था कि अक्यूज्ड जो अपीलेंट है वो अल्कोहलिक हैं और जो है इनह्यूमनली ट्रीट करते हैं। और फिर साथ में बताया कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में ये भी बताया कि जो सिस्टर इन लॉ है वो भी हरास करती हैं उनको, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में ये भी बताया, फर्स्ट इंफॉर्मेंट ने ये भी बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करते हैं और सारी सैलरी वो उनसे ले लेते हैं, और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी वो कहते हैं अपने फैमिली से मांगो। और फिर साथ में एलिगेशंस और सीरियस एलिगेशंस थी वो लगाई थी अपीलेंट के ऊपर। अब हम एलिगेशंस के बाद हम चलते हैं थोड़े से लीगल एस्पेक्ट्स पे भी चलते हैं, आगे क्या हुआ था प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ था वो पहले चलते हैं। जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट थी वो फाइल की थी ओनली अगेंस्ट द अपीलेंट, मींस बाकी सारे जो लोग थे, मींस फैमिली मेंबर्स जितने भी थे, जैसे मींस मदर इन लॉ और जो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, उन सब के जो नाम थे वो हटा दिए गए थे। और क्लोजर रिपोर्ट थी, 4 अक्यूज थे उनकी क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई थी, मींस फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। और चार्जशीट थी वो क्रिमिनल केस में इंस्टीट्यूट कल्मिनेट हो गई और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हिसार के समक्ष जो है वो जो चार्जशीट फाइल कर दी गई। अब यहाँ पर अपीलेंट ने हाई कोर्ट के क्वैशिंग पिटीशन फाइल की, और लेकिन हाई कोर्ट ने अपना 5 अप्रैल 2022 को अपना इम्पीच्ड ऑर्डर दिया और डिक्लाइन कर दिया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने से। और जो मेन थ्रस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स ये थे कि कंप्लेनेंट कभी इंटरेस्टेड नहीं थी मैट्रिमोनियल होम में रहने के लिए, प्रेशराइज करती थी कि घर सेपरेटली रहें, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो हरास करती थी पिटिशनर और फैमिली मेंबर्स को। और एफआईआर जो हिसाब बताती है कि पिटिशनर और फैमिली मेंबर्स जो हैं वो टॉन्ट करते थे, taunting to complainant for lowering their image in the society. A demand of the car was also made. कंप्लेनेंट को टॉन्ट किया जाता था कि वो कार लेके मींस इनसफिशिएंट एक्सपेंडिचर नहीं किया, और एलिगेशंस थी बीटिंग की थी। कंप्लेनेंट ने ये कहा था कि हस्बैंड जो है उनको बीट करते हैं, मींस मारते पीटते हैं। फिर अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वेल सेटल्ड लॉ था, ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से जा रहे हैं कि एक स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल की जो जजमेंट थी उसमें जो फॉलोइंग पैरामीटर्स थे वो नीचे मींस लेट डाउन किए गए। अब यहाँ पर देखिए जो भजन लाल की जो जजमेंट थी वो किस ग्राउंड्स में बताया गया था कि क्वैश कर दी जाती है। तो यहाँ पर पैरा नंबर ये था कि एलिगेशन जो एफआईआर में अगर फेस वैल्यू पर ली जाए तो कोई प्राइम फेशिया कंटेंट ना बनता हो, एलिगेशन जो है तो कोई कॉजनेबल ऑफेंस नहीं बनाते हो, या फिर अगर एलिगेशंस को मींस कंट्रोवर्ट भी ना किया जाए तब भी कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस ना बनता हो। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 7, सॉरी मैंने पॉइंट नंबर 6 पहले बता दिया था भजन लाल की जो जजमेंट पे, तो उसको मैं एडेंडम करता हूँ कि वो पॉइंट नंबर 6 नहीं था, पॉइंट नंबर 7 था। अब उस जजमेंट के क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसमें हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉइंट नंबर 7 में आया था, तभी मैंने बता दिया था इस जजमेंट के आगे जो कंटेंट्स होंगे उसमें देख के ही बता पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 7 ये था, वो ये कहता था कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अगर मैलाफाइड और जब जो प्रोसीडिंग जो है मैलिशियसली इंस्टीट्यूट की जाती है विद अल्टीरियर मोटिव के साथ, ताकि वेंजिनेंस लिया जा सके अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, जब भी कोई प्राइवेट और पर्सनल ग्रुज होगा, मींस कोई आपसी द्वेष होता है और या फिर प्रोसीडिंग्स जो है किसी मैलिशियस इंटेंशंस के साथ जानबूझ के प्रताड़ित करने के लिए की जाती है, तब या फिर बदला लेने के भाव से की जाती है, तब भी हाईकोर्ट के पास पावर होती है कि वो प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वैश कर सकते हैं, अगर जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की जाती है मैलाफाइड इंटेंशन के साथ। तो ये जजमेंट का जो पॉइंट था ये आगे भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल की जजमेंट का यहाँ पर इन्होंने जो है कोर्ट किया था जो, और यहाँ पर फिर आगे बताया कि कोर्ट इसने ओपिनियन में देता है कि उस जजमेंट में बताया था कि पिटिशनर जो है वो क्वालिफाई नहीं करता था ज्यूरिसडिक्शन पे, तो इसलिए पिटिशनर जो है डिवॉइड ऑफ मेरिट्स, तो उसको पिटिशन थी वो डिसमिस कर दी थी, जो हाई कोर्ट में उन्होंने 482 सीआरपीसी की लगाई थी अपीलेंट ने। अब सबमिशंस थे अपीलेंट के, वो सबमिशंस ये थे कि इन्होंने डाइवोर्स पिटिशन भी डाली थी, डोमेस्टिक वायलेंस केस भी जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 मींस वाइफ के अगेंस्ट में डाला था, मदर इन लॉ ने डाला था। अब ये एफआईआर जो डाली गई थी वो 11 महीने के बाद डाली गई है मैट्रिमोनियल होम में, और वो भी जब सर्विस मिला समन का डोमेस्टिक वायलेंस केस में। कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया क्यों डिले हुआ है, और जो एफआईआर जो फाइल की गई थी ऑब्लिक मोटिव के साथ डाली गई थी बदला लेने के लिए टुवर्ड्स द अपीलेंट, क्योंकि अपीलेंट मैरिज जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट अपीलेंट मैरिड ओवर 12 साल से ज्यादा उनकी मैरिज हो चुकी थी। एलिगेशंस भी एफआईआर में कहा गया वो काफी वेग और जनरल नेचर है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं थी जो कि अपीलेंट ने
जो अपीलेंट ने के अगेंस्ट में डाली गई है। तो ऐसी ये कंटेंशंस थी, उनके जो काउंसिल्स थे उन्होंने ये कंटेंशंस के ग्राउंड्स पे रेज की थी। अब जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 के जो काउंसिल थे उन्होंने अपनी सबमिशंस दी कि उन्होंने डिमांड की, एडिशनल डाउरी मैरिज के बाद मांगी, डिवोर्स पिटीशन भी डाली, फिर उसके बाद अपीलेंट ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया और डिस्कनेक्ट कर दी बेसिक फैसिलिटीज, वाटर कनेक्शन। तो इसलिए वो मैट्रिमोनियल हाउस में रह रही हैं, मैं तो छोड़ना पड़ा और अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हैं। तो ये सारे ग्राउंड्स थे वो उन्होंने रेज किए और स्टेट ने अपने ग्राउंड्स से रेज किए कि एफआईआर जो हुआ फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है और 5 लोगों का अक्यूज में आया था, 4 की ड्रॉप कर दिया। लेकिन नेचर ऑफ एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशन इस तरह की थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पाया कि चार्जशीट जो है अपीलेंट के अगेंस्ट में फाइल की। एनालिसिस किया अब यहाँ पे कोर्ट ने। पहला एनालिसिस कोर्ट ने ये कहा कि पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ये देखते हैं कि क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा एक लीगल जो लॉ पॉइंट था जिसपे आगे की सारी डिस्कशन इस पे बेस है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। अब यहाँ पे फैक्ट्स के ऊपर गई, कहा कि जो रिस्पोंडेंट और अपीलेंट की मैरिज जो है वो अक्टूबर 2008 में हुई थी और 10 साल से ज्यादा टाइम पर रहे। एक जो है वेडलॉक में मार्च 2012 में एक वेडलॉक के दौरान एक बेबी भी मींस एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ। अपीलेंट हम यहाँ नोटिस करते हैं अपीलेंट ने डिवोर्स पिटीशन डाली थी 2019 में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूएल्टी, लेकिन डिवोर्स पिटीशन जो है वो विड्रॉ कर ली थी क्योंकि अपीलेंट को बच्चे की देखभाल भी करनी थी और हिसार भी जाना पड़ता था, जो भी डेट फिक्स होती थी कोर्ट द्वारा। और अपीलेंट मदर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस केस भी डाला था, एफआईआर डाली थी, मींस फर्स्ट इन्फॉर्मेंट के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी डाला था अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मदर इन लॉ ने केस डाला था। अब यहाँ पर प्लेन रीडिंग देखने के बाद, चार्जशीट पेपर्स को देखने के बाद, एलिगेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में फर्स्ट इन्फॉर्मेंट के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट मींस वो वाइफ ने जो एलिगेशंस लगाई हैं, कोर्ट ने कहा ये काफी क्वाइट वेग है, जनरल है, स्वीपिंग है, कोई इंस्टेंस नहीं बनता है जिसमें क्रिमिनल कंडक्ट का स्पेसिफाई किया जाता हो। कोई स्पेसिफिक डेट और टाइम नहीं बताया कि जब कब ये अलेज्ड ऑफेंसेस हुए थे। और पुलिस ने भी पाया कि ये प्रोसीडिंग्स जो है अदर फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में जो ड्रॉप कर देनी चाहिए, तो पुलिस ने पाया कि कर देनी चाहिए, उन्होंने उनका नाम ड्रॉप कर दिया चार्जशीट फाइल की थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर थी वो एक कुछ नहीं बल्कि एक काउंटर ब्लास्ट थी डिवोर्स पिटीशन की और डोमेस्टिक वायलेंस केस की। और आज साथ में कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो एफआईआर जो फाइल की गई थी 2 साल बाद फाइल की गई, डिवोर्स पिटीशन जो अपीलेंट ने फाइल की तो 6 महीने, जो मदर इन लॉ ने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस डाला तो उसके 6 महीने के बाद डाली। अब फर्स्ट इन्फॉर्मेंट क्यों नेली 2 साल तक फाइल चुप रही, रिमेन साइलेंट, मींस क्यों चुप रही नहीं, मींस यहां बताया कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट 2 साल तक चुप रही डिवोर्स जो पिटीशन फाइल की थी। तो अनएक्सप्लेनेबल डिले जो है वो फाइलिंग ऑफ एफआईआर का नहीं बताया गया। तो यहां पर कोर्ट ने कहा ये सिर्फ एफआईआर एक हरास करने के लिए, फैमिली मेंबर्स को हरास करने के लिए डाली गई है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट ग्राउंड बताया कोर्ट ने कि एक तो पहले डिवोर्स पिटीशन हस्बैंड ने डाली और वहां पर साइलेंट रही, और साथ में उसके 1.5 साल के बाद, डिवोर्स के 1.5 साल के बाद, मतलब 6 महीने पहले जब एफआईआर फाइल की थी, उसके बाद मदर इन लॉ ने भी एक डोमेस्टिक वायलेंस केस डाला। अब 2 साल तक के बाद वो कोर्ट आ रही है, तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया डिले का, 2 साल का डिले क्यों है, ये सिर्फ हरास करने के लिए डाली गई है। और वेल सेटल्ड पावर भी है 482 के अंदर कि इसे स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए, केयरफुली कॉशियस के साथ यूज करना चाहिए हाई कोर्ट को जब भी प्रोसीडिंग्स क्वैश करती हैं तो। और साथ में ये बताया कि ये वेल सेटल्ड है कि 482 के पास, हाई कोर्ट के पास कोई नई पावर नहीं आती बल्कि एक इनहर्ट पावर होती है, और ये हर हाई कोर्ट के पास पोजेस होती है, मींस होती है इनके पास। 3 सर्कमस्टांसेस को देखना होता है जब ये इनहर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती हैं। पहला कि ऑर्डर को अफेक्ट, जो अपने ऑर्डर पे अफेक्ट दे सके जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर होता है, अब्यूज प्रोसेस को रोक सके, और ताकि जस्टिस के लिए सिक्योर द एंड ऑफ द जस्टिस, टू अदरवाइज सिक्योर द एंड ऑफ द जस्टिस, जस्टिस के लिए मींस न्याय को बचाने के लिए ये अपनी जो पावर है वो इस्तेमाल करे। अब यहां पर बताया कि इन्वेस्टिगेशन जो होती है ऑफेंस की वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के पास होती है,
और जो 482 की सीआरपीसी की है, वो हाई कोर्ट जो है वो ना तो कोर्ट ऑफ अपील होती है ना ही रिवीजन होती है, वो इनहेरेंट पावर ज्यूरिसडिक्शन होती है उनके पास। वो इसके बाद वो स्पैरिंगली ये इस्तेमाल करती है, केयरफुली कॉशियस के साथ, जो टेस्ट स्पेसिफिकली लेड डाउन इन द सेक्शन इटसेल्फ। तो साथ में बताया कि ये एक्सरसाइज की जाती है एक्स डेबिटो जेस्टेटा मींस जो इस एक्सरसाइज को किया जाता है एक्स डेबिटो जेस्टेटा मींस कि रियल और सब्सटेंशियल जस्टिस जो है वो दिया जा सके, जिसके कुछ सिर्फ कोर्ट के पास ही होती है पावर। और अगर कोई अब्यूज ऑफ पावर होती है तो कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकती है ताकि जस्टिस को रुका जा सके, प्रमोशन के लिए मींस प्रमोट करने के लिए। और ये तो किसी भी प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकती है जब उसे लगे कि जो भी मींस किसी प्रकार की प्रोसीडिंग्स करना एक अब्यूज होगा, क्वैश करने के लिए मींस अब्यूज होगा तो उसमें क्वैश कर देती है। तो कोई ऑफेंस, और जब कंप्लेंट अगर क्वैश के लिए भेजी जाती है तो ये हमेशा मटेरियल्स को देखती है कोर्ट की, असेस करती है कि कंप्लेंट जो कंप्लेंट ने जो एलिगेशंस लगाई हैं और क्या उस एलिगेशंस के आधार पे ऑफेंस बनता भी है कि नहीं बनता है। अगर सिर्फ एलिगेशंस को भी एक्सेप्ट कर लेती है इन टोटो, तो वंस अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन ओवर हो जाए, चार्जशीट फाइल कर दी जाए, तो एफआईआर जो है वो इनसिग्निफिकेंस हो जाती है। तब ऐसे में कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो सारे मटेरियल्स को देखे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने फाइल किए हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट। तो कोई भी ऐसा नहीं लिखा हुआ 482 सीआरपीसी में जो रिस्ट्रिक्ट करता हो अभी कोर्ट को मींस पावर इस्तेमाल करने के लिए रोकता हो कोई, तो प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द पावर या फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए कोई ऐसी कोई कुछ नहीं लिखा है इसमें, कोर्ट के अंदर नहीं लिखा है। और साथ में कहा कि ये काफी ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा अगर प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट की जाए और जो कि इंटरफेयर की जा सकती है एट द स्टेज ऑफ द एफआईआर, जब भी कोई मार्जिनलाइज नहीं होती है इन द चार्जशीट में। तो आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की एक जजमेंट को कोट किया था उन्होंने, 1960 का एआईआर है, और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मंजे वंगावीती नगीहा ये रिपोर्ट की थी 2009 में। उस जजमेंट का मेन पॉइंट यहाँ पर उठाया था कि जो हाई कोर्ट जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकती है जब भी एविडेंस कि ये नहीं देख सकती कि एविडेंस जो है रिलायबल है कि नहीं है, सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन के साथ देख मींस जहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन के साथ भी देखती है तो तब भी उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। ये सारा काम ये ट्रायल कोर्ट जज का है, मींस एविडेंसेस जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर सकती है 482 के अंदर, ये बताया इन्होंने। अगर कोई पर्सन को क्रिमिनल ट्रायल फेस करना होता है जनरल और स्वीपिंग एलिगेशंस में और कोई भी इंस्टेंसेस नहीं आते हैं तो ये बल्कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट होगा, कोर्ट ने ऐसा माना। तो प्रीति गुप्ता की जजमेंट का उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया जो कि 2010 में आई थी। और उसमें ये भी लिखा था कि 498 का जो केस फाइल किया जाता है ट्रैवल इश्यूज में फाइल किया जाता है बिना किसी सोच समझ के, और लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो ऑब्लिक मोटिव्स के साथ फाइल की जाती हैं, और जिन्हीं केसेस भी होते हैं वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और फिर ये सब जजमेंट के बारे में इन्होंने बताया पूरा जो यहाँ पर कोट किया जो प्रीति गुप्ता की जो जजमेंट थी। और उसमें ये भी बताया था उस जजमेंट का ये पॉइंट था कि जो क्रिमिनल ट्रायल्स जो होते हैं उसकी वजह से काफ़ी इमेंस सफरिंग्स होती हैं, सफरिंग्स जो कंसर्न होते हैं। तो एक्विटल होने के बाद भी अगर कोई किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं उन्हें ट्रायल फेस करना होता है तब भी उसके बाद जो स्कार्स होते हैं इग्नोमी के वो भी मीन्स भरे नहीं जाते हैं, और इसकी वजह से कंप्लेंट्स की वजह से तो जो कोर्ट्स हैं वो भी फ्लडेड हैं इस तरह की मीन्स जो केसेस से, तो वो काफ़ी ज़्यादा जिससे अफेक्ट पड़ रहा है पीस, हार्मोनी और हैप्पीनेस इन द सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये उसी जजमेंट में ये बताया था कि इट्स हाई टाइम कि जो लेजिस्लेचर है वो कंसिडर करे और प्रैग्मेटिक रियलिटीज़ को देखे और सुटेबल चेंजेस करें इन द एग्जिस्टिंग लॉ। तो इट इज़ इम्परेटिव फॉर द लेजिस्लेचर कि वो कंसिडर करे और इन्फॉर्म
द इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन को भी देखते हुए और प्रैग्मेटिक रियलिटीज को कंसिडर करते हुए और एक नेसेसरी चेंजेस करे जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं लॉ के। तो उस जजमेंट में भी ये कहा था कि वी डायरेक्ट द रजिस्ट्री टू सेंड ए कॉपी ऑफ दिस जजमेंट टू द लॉ कमीशन एंड द यूनियन लॉ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि वो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ के समक्ष रखें, ताकि वो एप्रोप्रिएट स्टेप्स ले सकें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये 2010 की जजमेंट थी, जो प्रीति गुप्ता की जजमेंट थी, उसमें भी ऐसी डायरेक्शंस इशू हुए थे। फिर उसके बाद 2010 के बाद 2014 की एक अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट आई थी, जिसमें एक एंटीसिपेटरी बेल थी, वो रिजेक्ट कर दी थी हाई कोर्ट ऑफ पटना ने। हाई कोर्ट ऑफ जो पटना थी, उन्होंने एक जो जजमेंट थी मींस जो बेल थी वो रिजेक्ट कर दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिलीफ दी थी। तो फिर उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस लिखे थे। तो उसमें कहा था कि जो 498 केस में तब उस समय जो है वो मींस एंटीसिपेटरी बेल भी बहुत मींस मुश्किल से मिलती थी। तो कोर्ट ने कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस थी वो पास किए थे, ताकि जो पुलिस मशीनरीज हैं और स्टेट और मजिस्ट्रेट्स हैं उनको क्या क्या देखना चाहिए जब भी वो बेल ग्रांट करते हैं। तो एप्रीहेंडिंग अरेस्ट इन द 498 केस सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, तो एंटीसिपेटरी बेल बिफोर दिस कोर्ट। तो उसमें कोर्ट में भी हाई कोर्ट ने बेल नहीं थी। तो उसके पैरा नंबर 6, 7, 8 हैं, वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हैं उस जजमेंट के, अर्नेश कुमार की जजमेंट के। तो यहाँ पर उस जजमेंट में भी बताया था कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स रिसेंट ईयर्स में बढ़ रहे हैं और 498 इंडियन पीनल कोड इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वुमेन को हरासमेंट जो होती है उससे बचाया जा सके। तो ये कॉजनेबल और नॉन बेवेबल था। तो और फिर साथ में उस जजमेंट में बताया था कि 6% जो टोटल पर्सन अरेस्ट किए गए हैं और 1900 जो इंडियन पीनल कोड के तहत, और 4.5% जो हैं जो क्राइम्स हैं डिफरेंट जो सेक्शंस के अंदर लगाए गए हैं। और फिर 498 का जो चार्जशीट का जो दायरा है 93.6% है। मींस 498 केस में जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसमें जो चार्जशीट है वो 93.6% केसेस में चार्जशीट फाइल की जाती है और 15% केसेस में ही कन्विक्शन होती है, जो कि लोएस्ट अक्रॉस द अदर हेड्स। मींस जो ग्राफ जो बना था, क्राइम डाटा बना होता है, उसमें एनसी जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा बना होता है उसमें बताया कि कई जो सेक्शंस हैं डिफरेंट हेड्स हैं। मर्डर का सेक्शन हो गया, थेफ्ट का सेक्शन हो गया। तो उसमें क्या है कि इक्विटल रेट का जो है वो सबसे कम 498 में पाया गया है, क्योंकि जबकि चार्जशीट है 93.6% केसेस में चार्जशीट फाइल की जाती है और जो कन्विक्शन रेट है सिर्फ 15% है। तो इसमें 498 में साथ में बताया कि 3,72,706 केसेस थे उन 2014 के बारे में बताया है जो ट्रायल फेस करेंगे। और कोर्ट ने अपना प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया था कि 3,17,000 जो है वो उनको एक्विटल हो जाएगा, वो बरी हो जाएंगे। तो ये पैरा नंबर 6 का जजमेंट था। पैरा नंबर 7 का बारे में भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया था। तो हम ज्यादा हम इस डिटेल में नहीं जाते क्योंकि अर्नेश कुमार के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप आसानी से उसको लोकेट कर पाएंगे। और गीता मल्होत्रा की जो जजमेंट थी, इस जजमेंट में भी ये था कि जो ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ने यहाँ पर केस मींस जो क्वेश्चन फाइल की थी, जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी थी। तो उस केस में भी ये बताया था कि सिर्फ उस एफआईआर में भी कुछ नहीं था, बल्कि एक कैजुअल रेफरेंसेस होते हैं नाम के, जो कि इंक्लूड किए गए थे। अब कोर्ट ने कहा जब कैजुअल रेफरेंसेस नाम डाल दिए जाते हैं फैमिली मेंबर्स के बिना उनकी कोई एक्टिव रोल नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो सिर्फ डोमेस्टिक वर्ल्स होता है इन दौरान में, तो ये कॉमन चीजें होती हैं ऐसे में। और ये गीता मल्होत्रा की जजमेंट का यहाँ पर रेफरेंस देते हुए अब यहाँ पर इस जजमेंट पे आए उन्होंने कहा कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने और लैंड काउंसिल जो अपेयर हुए थे, उन्होंने ये सबमिट किया कि हाई कोर्ट ने जो जस्टिफाइड थी, और क्योंकि अब ट्रूथफुलनेस ऑफ द एलिगेशंस को, रिलायबिलिटी ऑफ एलिगेशंस का काम देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं है। और जब वो पावर इस्तेमाल करती हैं 482 सीआरपीसी के तहत, अब एलिगेशन जब बस इतना देखना होता है कि एलिगेशन से कॉजेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता, अगर बनता है कि नहीं बनता, बाकी सारा ट्रायल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर कोर्ट ने इसका काउंटर किया। देखिए जो पैरा नंबर 7 था भजन लाल की जजमेंट का, उसका यहाँ पर रेफरेंस दिया, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि अब सिर्फ इस आधार पे नहीं कि सिर्फ कॉजेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता, लेकिन भजन लाल की जजमेंट का जो पैरा नंबर 7 था उसमें कहा था वेयर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मैनिफेस्टली अटेंडेड, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मैलाफाइड इंटेंशन के साथ डाली जाती है और प्रोसीडिंग जो है मैलिशियसली इंस्टीट्यूट की जाती है किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ, बदला लेने के इरादे से, और या फिर कोई पर्सनल प्राइवेट ग्रूज होता है किसी का,
तो मीन्स आपस में रंजिश की वजह से भी कोई डाली जाती है, तब भी कोर्ट के पास पावर होती है उसे क्वैश करने की। तो अब कैटेगरीज नंबर 7 के बारे में बताया, तो कि अगर इस केस को अप्लाई किया जाता है, अगर कोर्ट कन्विंस भी हो जाती है कि कंप्लेनेंट और हस्बैंड के साथ ऑब्लिक मोटिव्स के साथ डाली गई है और एफआईआर और चार्जशीट कॉजेबल ऑफेंस भी बनाते हो, तब भी सब्सटेंशियल जस्टिस तभी बनेगा जब सब्सटेंशियल जस्टिस को देखना होगा जो ऑब्लिक एक लाइन जो बनी हुई है ऑब्लिक मोटिव, कंप्लेनेंट की जो ऑब्लिक मोटिव है और प्रैग्मेटिक व्यू है, मींस ऑब्लिक मोटिव जो बना है कंप्लेनेंट का, तब इसमें कोर्ट जो है एक प्रैग्मेटिक व्यू लेगी इस मैटर पे। तो ऐसे नहीं कि मैकेनिकली देख लेना। कोर्ट ने कहा कि अगर सबमिशन रेस्पोंडेंट नंबर 2 के काउंसिल के एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसे मैकेनिकली एक्सेप्ट कर ले कि हाँ कॉजेबल ऑफेंस बनता है, तो कोर्ट ने कहा हमारे ओपिनियन में ये जो इनहेरेंट पावर जो होगी एक जो इट्स रेंडर्ड एंड ऑटियोस मींस एक निरर्थक हो जाएगी। अगर सिर्फ इतना देख ले कि कॉजेबल ऑफेंस बनता है तो इसलिए हाई कोर्ट इंटरफेयर ना करे, तो कोर्ट ने कहा अगर मैकेनिकली देख ले और इस सारी चीजों को बाकी नजरअंदाज कर दें तो ये जो पावर जो है इनहेरेंट पावर से इस फायदा क्या रहेगा इनहेरेंट पावर्स का, तो ये बिकम्स एन ऑटियोस। तो ये चीज बताया। तो अगर साथ में बताया सिंपल रीजन ये बताया कि अगर वाइफ ने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पे एक फाइल किया है, मींस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइजेस हुआ है और फाइल किया है कि चलो हस्बैंड को हरास करते हैं, फैमिली मेंबर्स को हरास करते हैं, और अगर जबकि वो देखती भी एलिगेशंस प्रॉपर डाली गई हैं एफआईआर में, तो कई समय पर यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं, वो कंप्लेंट जो है वो लीगल माइंड के साथ ड्राफ्ट की जाती है। तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि लूप होल्स क्या है ऐसे में। मींस जब जाहिर है कि कोई कंप्लेंट डाली जाएगी तो वो वाइफ मींस कोई भी कंप्लेनेंट होगा वो किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास ही जाएगा, लॉयर के पास ही जाएगा, वो कंप्लेंट को कैसे ड्राफ्ट करनी है वो उसी हिसाब से बताएगा ताकि लूप होल्स ना रहे। तो अब कोर्ट ने कहा कि ऐसे में मुश्किल हो जाती है काफी ज्यादा इसको देखने के। तो हैंड डज नॉट मीन कि अब यहाँ कहा इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट जो है अपनी आंखें बंद कर ले और अपने हाथ खड़े कर दे, ये मजबूर की तरह हाथ खड़े कर दे कि एलिगेशन ट्रू और फॉल्स है। और अगर एलिगेशन एफआईआर में और चार्जशीट में डिस्क्लोज करती है कॉजेबल ऑफेंस की कि नहीं, अगर एलिगेशंस जो हैं वो बनती हैं और अगर बनती भी हैं तो वो कोर्ट तब भी वो देखेगी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्यों पाया कि फिट क्लोजर रिपोर्ट क्यों बढ़ा लिया अदर को एक्यूज्ड को, इसको कैसे नजरअंदाज कर दे। मान लो अगर ये निकल के भी आती कि उन्होंने कॉजेबल ऑफेंस बनता है तो फिर कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्यों बाकी लोगों का नाम अक्यूज थे उनसे हटा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट आ गया था इस केस में कंप्लेनेंट की साइड से कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने नाम बाकियों का हटा दिया है तो कोर्ट ने कहा ये तो फिर सोचने पे मजबूर होता है कि कॉजेबल ऑफेंस भी बन रहा हो एलिगेशंस पे, तो बाकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बाकियों के नाम क्यों हटा दिए। तो ये दिस इज नो आंसर एज एट द एंड ऑफ द जस्टिस काउंसिल अपीयरिंग जो स्टेट की साइड पे हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि एलिगेशन जो दी गई है अपीलेंट के अगेंस्ट में और अदर पेरेंट्स की थी और ब्रदर सिस्टर में थी, पुलिस ने क्यों नहीं पाया कि उनका अदर चार्जशीट में अदर जो को एक्यूज्ड का नाम क्यों हटा दिया गया। तो ये निकल के अपेयर होके आता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ने कन्विंस थी कि एफआईआर कुछ नहीं है बल्कि एक आउटबर्स्ट है जो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से अराइज हुआ है। तो यहां पर कोर्ट ने आगे देखते हैं हम इसमें अब यहाँ पे बताया कि मैनी टाइम्स जो पेरेंट्स जो होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वाइफ के, वो एक राई का पहाड़ बना देते हैं। वो अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय और मैरिज को बचाने की बजाय वो उनका जो एक्शन होता है वो या तो इग्नोरेंस होता है या फिर काफी गुस्सा होता है हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स का, जिसकी वजह से मैरिज जो है छोटे छोटे इश्यूज पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैरिज तो है वो मैरिज जो है डिस्ट्रक्ट हो जाती है छोटे छोटे ट्रैवल इश्यूज पर। पहली चीज देखनी चाहिए माइंड वाइफ और उनके पेरेंट्स के नाम की वो उनको नजर आती है सिर्फ पुलिस के, वो सोचते हैं कि पुलिस जो है इज द पैनेसी ऑफ ऑल द इविल्स, पुलिस जो है वो सारे इविल्स को जितनी भी बुराइयां उसको नष्ट कर देगी, तो पुलिस के पास सहारा लेते हैं। नो सूनर द मैटर जब भी पुलिस के पास जाता है, जब भी कोई चांसेस होते हैं रिकॉन्सिलेशन के स्पाउसेस के बीच में, इवन फेयर चांसेस भी होते हैं, मान लो अगर मैटर छोटा सा भी अगर कॉन्सिलेट किया जाता है पुलिस के पास जाता है तो वो सारे सारा कॉन्सिलेशन जो होता है रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ऐसा कोर्ट ने बताया। तो फॉर जो अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया जो काफी जनरल सोसाइटी के लिए है, किसी भी पक्ष के लिए नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई है, सबके लिए ये एप्लीकेबल होती है, चाहे
वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे उनके किसी भी फैमिली मेंबर्स हो, जो फाउंडेशन ऑफ द मैरिज जो होती है वो टॉलरेंस के आधार पे होती है जी। देखो, टॉलरेंस जब तक नहीं है तो वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं है। टॉलरेंस फिर साथ में एडजस्टमेंट और रिस्पेक्टिंग ईच अदर। जब भी मैरिज को सक्सेसफुल करना है, एक टॉलरेंस होना जरूरी है, एडजस्टमेंट होना जरूरी है और एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। टॉलरेंस जो है, अगर एक दूसरे की गलती होती है उसको टॉलरेट किया जाएगा तो अब कुछ काफी हद तक मैरिज जो है वो हर मैरिज में होना चाहिए। ऐसे बताया, छोटे छोटे झगड़ों को, ट्रेवलिंग डिफरेंसेस को, वो उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। और अगर बढ़ता है तो फिर यहाँ पे एक फ्रेज यूज की गई है, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू डिस्ट्रॉय व्हाट इज हैव टू बी मेड इन द हेवन। ये एक फ्रेज है। तो छोटे छोटे पहाड़ों पे जो है वो जो इश्यूज हैं उससे पूरी की पूरी जो है मैरिज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कोर्ट को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितने भी कोर्ट्स हुए हैं तो क्या वो डिटरमाइन करते हैं कि क्रूरल्टी बनाते हैं हर पर्टिकुलर केस पे। हमेशा ये देखना चाहिए कि फिजिकल मेंटल कंडीशंस क्या है पार्टीज की और उनका करेक्टर क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। ऐसे में एक टेक्निकल और हाइपर सेंसिटिव अप्रोच जो है वो काफी ज्यादा डिजास्टर्स हो जाती है, मींस डिजास्टर्स हो जाती है, काफी ज्यादा डिजास्टर्स हो जाती है जो कि मैरिज की इंस्टीट्यूशन के में। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हैं उसमें मेन सफरर्स होते हैं बच्चे, चिल्ड्रन जो है वो मेन सफरर होते हैं। जो स्पाउसेस हैं वो जहर उगलते हैं, वो उनके मींस दिलों में जहर होता है। वो इवन ये भी नहीं सोचते कि जो मैरिज जो है अगर बंद खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके बच्चों के ऊपर। जो अब ऐसे में जो डिवोर्स है वो ड्यूबियस रोल्स प्ले करता है जो कि अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन इज कंसर्न। जब भी बच्चे को बढ़ाने के लिए जो डिवोर्स है ड्यूबियस रोल्स बताया। और ओनली रीजन व्हाई वी आर सेइंग इज कि आप कोर्ट ने कहा हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि होल सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना जो कि कुछ नहीं होगा बल्कि एक दूसरे के प्रति और नफरत हो जाएगी। और जितने भी केसेस होते हैं जेन्युइन इल ट्रीटमेंट के, जो हो सकता है जितने केसेस भी हो जेन्युइन इल ट्रीटमेंट के और हरासमेंट जो हस्बैंड देते हो, फैमिली मेंबर्स देते हो टुवर्ड्स द वाइफ, तो डिग्री ऑफ सच इल ट्रीटमेंट जो होता है वो हरासमेंट वेरी कर सकता है। लेकिन पुलिस जो मशीनरी है वो एक लास्ट रिजॉर्ट मेजर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रूटीनली कभी डाल दिया गया, लास्ट रिजॉर्ट कोर्ट ने कहा लास्ट रिजॉर्ट मेजर होना चाहिए और वेरी जेन्युइन केस में होना चाहिए जो क्रूरल्टी हरासमेंट हुई हो। और ऐसे में जो पुलिस मशीनरी जो है वो सिर्फ इसलिए यूज नहीं करनी चाहिए कि एक हस्बैंड को एक रैंसम के तौर पे देखा जाए, तो उनकी जो वाइफ द्वारा से एक्यूज किया जा सके, जो कि इंस्टिगेट किए जाए उनके जो पेरेंट्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स द्वारा। इन ऑल केसेस में वाइफ जो है वो कंप्लेंट करती है हरासमेंट और इल ट्रीटमेंट की। 498A जो आईपीसी है वो मैकेनिकली अप्लाई नहीं करना चाहिए। और एफआईआर भी है, बिना एफआईआर जो कंप्लीट जो होती है बिना 506 सब पार्ट 2 और 323 के बिना नहीं कंप्लीट होती है। हर मैट्रिमोनियल कंडक्ट में एक दूसरे के प्रति जो अनॉयंस हो जाती है जो कि क्रूरल्टी नहीं होती है, सिर्फ जो ट्रैवल इरिटेशंस भी होते हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं बिटवीन द कपल्स जो स्पाउसेस के बीच में होते हैं, जो कि हर इन डे टू डे मैरिड लाइफ में होते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रूरल्टी हो गया, ऐसा कोर्ट ने बताया कि ट्रैवल इश्यूज के बेसिस पे नहीं कि क्रूरल्टी होता है। अब एक लॉर्ड एरिंग से एक फॉरेन जजमेंट थी तो उसके ऊपर रिलाई किया यहाँ पे। और अब साथ में बताया कि मैट्रिमोनियल मैटर जो है अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस में वेल एक्सप्लेन किया गया है और उसका जो यहाँ पर कोर्ट किया गया। और अब यहाँ पर बताया कि रिसेंट जो प्रोनाउंसमेंट हुई थी इस कोर्ट द्वारा, एक महमूद अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स की जजमेंट थी 2023 की, जो कि ऑथर्ड हुई थी एक ऑनरेबल जज द्वारा, ये जो जिन्होंने यहाँ पर भी ऑथर्ड किया है। और उन्होंने बताया कि जो लीगल प्रिंसिपल एप्लीकेबल जो है वो सेक्शन 482 सीआरपीसी को एग्जामिन करना जरूरी है। और ये भी ऑब्जर्व करना जरूरी है कि अक्यूज जो है जब हाईकोर्ट के समक्ष आते हैं वो इन्वोक करते हैं पावर 482 और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 226 के तहत। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्क्वैश एसेंशियली इस ग्राउंड पे की जाती है कि प्रोसीडिंग जो है फ्रेवलेस है, वेक्सिटियस है और इंस्टीट्यूट की गई है अल्टीरियर मोटिव के साथ या फिर बदला लेने के लिए। ऐसे में कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि एफआईआर को केयर के साथ देखे, मोर क्लोजली देखे। और फर्दर ये ऑब्जर्व किया कि ये इनफ नहीं बनता है कोर्ट का कि वो देखें क्या एफआईआर की गवर्नमेंट्स को देखें कि असर्टेन करे कि जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वो अलेज्ड ऑफेंस बनते हैं कि नहीं।
तो कोर्ट की हमेशा ये ड्यूटी रहती है कि अदर अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को भी देखें, सिर्फ इतना तक ही ना देखें कि एफआईआर के जो एलिगेशंस लगी हैं उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को भी देखना ये कोर्ट का ही काम है। यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो एक पहले जजमेंट आई थी उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर कोर्ट किया है। इस सारी रीजंस को देखते हुए हम यहाँ पर कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू की जाए अपीलेंट के अगेंस्ट में, जो कि कुछ नहीं होगा बल्कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा और ट्रेवेस्टी ऑफ द जस्टिस होगा। अब यहाँ पर केस बनाया कि हाई कोर्ट को ये अपनी इनहेट पावर 482 सीआईपीसी में करनी चाहिए थी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए था। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि हम इस मैटर को क्लोज करने से जब हम मैटर को क्लोज करें इससे पहले हम अपनी अटेंशन जो है लेजिस्लेचर को देना चाहते हैं, जो कोर्ट ने 14 साल पहले प्रीति गुप्ता के जजमेंट में दिया था, पैरा नंबर 26 ऑफ द जजमेंट। अब और पैरा नंबर 34 और 35 की जजमेंट को भी यहाँ पर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया कि उस जजमेंट में क्या था कि सीरियस मतलब रीलुक करने की जरूरत है कि एंटायर प्रोविजन जो है वो वारंटेड बाय द लेजिस्लेशन। तो ये कॉमन नॉलेज क्या मैटर, ये मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज है कि एग्जैजरेटेड वर्जन जो है वो काफी पाया गया है लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में, और ओवर इम्प्लीकेशन जो है वो भी होता है लार्ज नंबर ऑफ केसेस पे। और क्रिमिनल ट्रायल जो है वो जिसकी वजह से इमेंस सफरिंग्स होती हैं और अल्टीमेटली एक्विटल होने के बाद भी जो डीप स्कार्स होते हैं इग्नोमी के वो भी वाइप आउट नहीं होते, और लार्ज नंबर ऑफ द कंप्लेंट्स जो हैं वो कोर्ट में आई रही हैं और जिसकी वजह से एनॉर्मस सोशल अनरेस्ट है जो कि पीस को अफेक्ट कर रहा है, हार्मोनी हैप्पीनेस ऑफ सोसाइटी में अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे समय में लेजिस्लेचर जो है वो कंसीडर कर रहा है प्रैग्मेटिक रियलिटीज को और सुटेबल चेंजेस लाए एग्जिस्टिंग लॉ को। ऐसा शायद हमने ऊपर जजमेंट में भी ये लिखा हुआ था। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में कहा कि अब सेक्शन 85 और 86 जो नया कानून बना है, मींस इंडियन पिनल कोड, अब जैसे हम सब जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड अब जब हट जाएगा तो एक भारतीय न्याय संहिता जो है 1 जुलाई 2024 से फोर्स में आएगी, तो उसमें सेक्शन 85 और 86 जो है 498 हट जाएगा और 85 86 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहा कि क्या लेजिस्लेचर ने सीरियसली देखा है सजेशन जो दिए गए थे प्रीति गुप्ता की केस में। सेक्शन 85 86 जो है वो रिप्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, जो कि बताता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ द वुमन सब्जेक्टेड टू हर क्रूरल्टी, जो सेक्शन 85 बताता है वो सेम सेक्शन है जो 498 का लिखा हुआ है। अब क्रूरल्टी को जो डिफाइन किया गया वो सेक्शन 86 के अंदर कर दिया है, जो कि क्रूरल्टी मींस क्या है, जो सेक्शन 498 का जो एक्सप्लेनेशन है ना उसमें जो एक्सप्लेनेशन था उसको एक सेपरेट सेक्शन में डिफाइन कर दिया क्रूरल्टी के अंदर, जो कि सेक्शन 80। अब इसमें भी माननीय कोर्ट ने भी यही नीचे बताया कि कोर्ट ने कहा कि नथिंग बल्कि एक वर्बेटिम रिप्रोडक्शन है 498 का, सिर्फ इतना डिफरेंस आया है कि एक्सप्लेनेशन जो 498 का है वो कुछ नहीं है बल्कि एक सेपरेट प्रोविजन है सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का एक सेपरेट प्रोविजन बना दिया गया। मींस 498 का अगर आप लेजिस्लेशन को देखेंगे उसमें जो 498 जो डिफाइन किया गया तो जो एक्सप्लेनेशन है उसको डिवाइड कर दिया गया है सेक्शन 85 और 86 में। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम लेजिस्लेचर को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इश्यू को देखें, कंसीडर करें और प्रैग्मेटिक रियलिटीज को देखें और कंसीडर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन सेक्शन 85 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का। तो जो कि दोनों नए प्रोविजन जो है वो आने वाले टाइम में इनफोर्स में होंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अपील है वो सक्सीड होती है और अलाउ की जाती है, जो इम्पिन जजमेंट पास की गई हाई कोर्ट की उसको सेट असाइड किया जाता है, और प्रोसीडिंग्स थी जो एफआईआर की जो अराइजेस हुई थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हिसार की उसको क्वैश किया जाता है, और पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसको डिस्पोज किया जाता है। और साथ में डायरेक्शंस भी दिए दोबारा, मीन यहाँ पर इस जजमेंट में भी डायरेक्शंस भी दिए रजिस्ट्री को कि एक कॉपी जो है जजमेंट की यूनियन लॉ सेक्रेटरी को भेजे, यूनियन होम सेक्रेटरी को भेजें टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि वो प्लेस कर सके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फॉर लॉ एंड जस्टिस को भी समझ रखें, और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स के भी जो मिनिस्टर हैं उनके समक्ष जो है वो जजमेंट कॉपी रखें। और कॉपी रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे डायरेक्शन दी थी, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं डायरेक्शन दी थी। ये जजमेंट आई थी 3 मई 2024। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें।
क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।